आज कमलनाथ जी बहुत परेशान लग रहे थे। उनके मन में एक ही सवाल बार बार उठ रहा था कि उम्र के इस पड़ाव पर वे दोनों पति पत्नी अकेले किस तरह रहेंगे। आखिर कौन उनकी देखभाल करेगा और उनका खर्चा कैसे चल सकेगा। और वृद्ध अवस्था में बीमारियां भी तो लग जाती हैं। वो दोनों पति पत्नी अपने बेटों से अलग तो हो गए थे, लेकिन अब उनको चिंता हो रही थी। मगर वह भी क्या करते। कहने को तो उनके दो बेटे हैं, सुमंत और सुंदर, लेकिन दोनों में से एक भी बेटा उन्हें अपने पास मन से रखना नहीं चाहता था। दोनों एक दूसरे को बोलते हैं कि वह अम्मा बाबूजी को रख ले। बात बात पर उन्हें जिल्लत झेलनी पड़ रही थी। अपने बड़े बेटे सुमंत के यहाँ एक एक पल काटना दूभर हो गया था। जब इसी तरह उपेक्षा से रहना है, कमलनाथ जी सोचते, इस जिल्लत भरी जिंदगी से तो अपने घर पर ही रहना ठीक है, जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था। भले ही अकेले रहकर तकलीफें उठाएंगे, यह एहसास तो रहेगा कि अपने घर में रह रहे हैं। जब भी उन्हें घर की याद आती, वो बेचैन हो जाते। बड़ी मुश्किल से 17-18 घंटों का लंबा सफर तय हुआ। 27-28 वर्ष पूर्व जब गृह प्रवेश के समय जो सुख की अनुभूति उन्हें हुई थी, आज अपने घर वापस आकर उससे 1000 गुना ज्यादा हो रही थी। उनका मकान 2 मंजिला था। नीचे की मंजिल में वह स्वयं रहते थे, ऊपर वाला उन्होंने किराए पर उठा दिया था। उनके आने की खटर पटर सुन ऊपर छज्जे में से मुन्नी झांकने लगी। 5 साल की बच्ची बहुत ही प्यारी थी। उनके किराएदार रंजना और रवि की बिटिया। उन्हें देखते ही खुशी से किलकिलाकर वह तालियां बजाने लगी। ओए होए मम्मी, देखो अम्मा और बाबा घर वापस आ गए। वे जब तक आंगन में आते, नन्ही गुड़िया तेजी से भागती, सीढ़ियां फलांगती नीचे उतरी और उनसे आकर लिपट गई। कमलनाथ और राजू ने उन दोनों को कसकर भींच के गले लगा लिया और फूट फूट कर रो पड़े। तब तक रंजना व रवि भी आ गए थे। दोनों की आंखों में आश्चर्य के भाव थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाबा अम्मा गए तो थे अपने बेटों के पास स्थायी रूप से रहने के लिए, लेकिन इतनी जल्दी वापस क्यों आ गए, और वह भी बिना कोई सूचना दिए, अकेले एकाएक अपना पूरा सामान लेकर। मगर बाबा अम्मा जिस तरह गुड़िया को चूमते हुए रो रहे थे, रंजना और रवि उनसे कुछ नहीं पूछ सके, पर उन्हें सब समझ आ गया था। अम्मा बाबूजी आप ठीक हैं? रंजना ने पूछा। राजू की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। रंजना और रवि दोनों उनका सामान उठाकर घर के अंदर ले गए। कमलनाथ जी ने मन किया कि वह स्वयं सामान ले जाएंगे, लेकिन रवि बोला, बाबूजी इतना लंबा सफर तय करके आए हैं, आप थक गए होंगे। वैसे भी नीचे रसोई का पूरा सामान नहीं था। वृद्ध दंपत्ति का हृदय भर आया। वे सब ऊपर आ गए। चाय नाश्ता करते हुए वे आपस में बतियाने लगे। मुन्नी उन्हें देखकर बहुत खुश हो रही थी। कमलनाथ व राजू की गोद में इस तरह उछल कूद कर रही थी जैसे अपने सगे दादा दादी की गोद में हो। मुन्नी को देखकर राजू और कमलनाथ भी बहुत खुश हो रहे थे। पिछले 2.5-3 महीनों में उन्हें उनके अपनों ने जो घाव दिए थे, इन चंद मिनटों में ही उनकी सारी कसक वे भूल गए। मगर नियति ने शायद कुछ और सोच रखा था। इससे पहले कि वे आश्वस्त होकर चैन की सांस लेते, तभी मुन्नी बोली, दादी क्या आपको पता है, पापा ने नया घर ले लिया है। अब हम उसी घर में जाकर रहेंगे। सुनते ही कमलनाथ और राजू जुड़वत रह गए। एक पल को उन्हें सूझा ही नहीं कि शुभ उपलब्धि पर वे अपनी प्रतिक्रिया किस तरह व्यक्त करें। एक और सुख की अनुभूति हो रही थी कि उनके निश्चल सेवाभावी किराएदार का सपना पूरा होने जा रहा है। दूसरी ओर दिल भी बैठा जा रहा था कि जिनके सहारे वे अपनी जिंदगी को जीने की सोच रहे हैं, वो ही उन्हें छोड़कर चले जाएंगे।
रंजना और रवि को अपना घर खरीदने की खुशी तो थी और यह जानकारी वे अपने वृद्ध मकान मालिक को देना भी चाहते थे, लेकिन कमलनाथ और राजू जी की मनोस्थिति को देखकर रवि की हिम्मत उनको कुछ बताने की नहीं हुई। रंजना ने तो मन ही मन निश्चय कर लिया था कि भले ही 2-3 माह का किराया और देना पड़े, लेकिन वो दोनों वृद्ध पति पत्नी को इस हालत में छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। रंजना मन ही मन 2-4 दिन बाद होने वाला गृह प्रवेश आगे बढ़ाने की सोच रही थी। बाबा अम्मा का वह दिल से सम्मान करती थी। रंजना के दोनों बच्चे इसी घर में हुए थे और राजू ने रंजना का बहुत अच्छे से ख्याल रखा था। रंजना की सास के आने से पहले ही सारी तैयारियां करवा दी थी। बाद में भी सगी दादी की तरह वह मुन्नी और उसके छोटे भाई की देखभाल करती रहती थी। अब ऐसी स्नेह में अम्मा से वह भला एकदम कैसे कह देती कि हम 4 दिन बाद आपको छोड़कर अपने मकान में जा रहे हैं। उसकी आंखों से बरबस आंसू ढुलक पड़े। पथराई सी बैठी अम्मा जी ने जल्दी से अपने मनोभावों को नियंत्रित किया। मुन्नी के शुभ समाचार देने के साथ ही वह सोफे से उठी और आगे बढ़कर रंजना को वात्सल्य से भींच लिया। अरे पगली, ऐसी खुशखबरी ऐसे रोते हुए देते हैं। साथ ही उन्होंने बटुए से 100 का नोट निकाल उसके हाथों में जबरदस्ती दे दिया। कमलनाथ जी ने भी रवि व बच्चों को बधाई के रुपए दिए। अगले दिन सुबह राजू जी जल्दी उठी और नीचे आकर वह अपने बंद घर की साफ सफाई करने लगी। खटर पटर की आवाज सुनकर रवि व रंजना भी आ गए और अम्मा जी के काम में हाथ बटाने लगे। उनका यह अपनत्व देख अम्मा जी का हृदय भर आया। अम्मा जी अपनी रसोई भी आरंभ करना चाह रही थी, मगर रंजना ने अधिकार पूर्वक मना कर दिया। रसोई का लगभग सारा सामान बाजार से लाना था। अम्मा जी रसोई का लगभग सारा सामान खत्म हो चुका है और कमलनाथ जी तुरंत नहीं ला सकते थे। रवि के सहयोग से 2-3 दिनों में सारा इंतजाम हो जाएगा। जब तक बाबा अम्मा उन्हीं के संग भोजन करते थे। वैसे भी अम्मा जी के हाथ का जायकेदार भोजन किए 3 महीने बीत गए थे। मुन्नी तो रोज मुंह फुलाती थी, अम्मा जी जैसी सब्जी आप क्यों नहीं बनाती मम्मी। आखिर अम्मा जी को हार माननी पड़ी। दोपहर का भोजन कर बाबा अम्मा नीचे आराम करने चले गए। रवि सुबह अपने ऑफिस बैंक चला गया था और मुन्नी भी स्कूल जा चुकी थी। रंजना के मन में बार बार एक ही बात आती कि हमारे जाने के बाद अम्मा बाबूजी अकेले कैसे रहेंगे। क्या बीत रही होगी इस वक्त उन दोनों के दिलों पर, जिन बेटों को पाल पोस कर इतना बड़ा किया वे ही पराए हो गए। उनके खर्चे कैसे चलेंगे। रिटायर होने के बाद उनकी आय के साधन ही क्या थे। पीएफ ग्रेजुएटी का कुछ भाग वे पिछले वर्ष बड़ी पोती की शादी में खर्च कर चुके थे। शेष बचा फंड अन्य पोते पोतियों के नाम कर दिया था। अपने लिए उन्होंने कुछ नहीं बचाया। मुश्किल से 70-80 हजार रुपयों की एफडी थी बैंक में और था यह मकान। एफडी के ब्याज और मकान के किराए से कैसे चलेगा उनका खर्च। हमारे जाने के बाद पता नहीं कैसे किराएदार आए। यदि हमारी तरह घर जैसा समझने वाले न आए तब। अम्मा बाबूजी बीमार भी रहते थे, आखिर कौन उनका ख्याल रखेगा। सोच सोच कर रंजना का कलेजा मुंह को आने लगा। राजू जी की बेटी का नाम भी रजनी था, उसी के नाम से ही उन्होंने रंजना नाम दिया। रंजना अब ऐसे स्नेहदिल माता पिता को छोड़कर वह कैसे चल दे। तभी नीचे टाटा सुमो के रुकने की आवाज आई। गांव से उसके सास ससुर माँ बाबूजी आने वाले थे। रंजना उठी और आंसू पोंछती पोंछती नीचे आई। माँ बाबूजी ही थे। रंजना की उड़ी रंगत देख
वे घबरा गए। रंजना ने हाथ के इशारे से चुप रहने का संकेत किया और ऊपर आकर उन्हें सब हाल कह सुनाया। सुनकर उन्हें भी गहरा सदमा लगा। बाबा को अपना बड़ा भाई मानने लगे थे बाबूजी। बाबा अम्मा की आत्मीयता देख माँ बाबूजी निश्चिंत रहते थे। गांव में रहते हुए उन्हें अपने बेटे बहू की चिंता करने की कभी जरूरत महसूस नहीं हुई। उन्होंने फौरन निर्णय लिया, रवि उस मकान को बेच देगा और यहीं रहकर बाबा अम्मा की सेवा करेगा। बाबा को जब इस निर्णय की जानकारी हुई, उन्होंने इसका विरोध किया। कमलनाथ जी ने समझाया कि रवि का सपना था कि वो अपने खुद के मकान में रहे, इसलिए भावनाओं में बहकर अब हो रहे कार्य को टालो मत। बाबा की दूरदेशी भरी सलाह के आगे सबको झुकना पड़ा और रवि के घर का गृह प्रवेश हो गया। रवि अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने घर चला गया। वह तो 2-3 माह बाद जाना चाहता था, पर बाबा अम्मा ने समझाया, गृह प्रवेश के बाद घर सूना नहीं छोड़ते। बाबा का घर खाली हो गया। 7-8 साल बाद घर खाली हुआ था। रवि के जाने के बाद अम्मा बाबा को बेहद सूनापन लगने लगा। एक सहारा था, उससे पता नहीं अब जो किराएदार आए उनका स्वभाव कैसा हो। बाबा रोज अगले किराएदार का इंतजार करते। सुबह से शाम हो जाती, पर कई दिन तक एक भी किराएदार नहीं आया। अब उन्हें घबराहट होने लगी। एफडी के ब्याज के मुश्किल 400 रुपये मिलने वाले थे। यदि कोई किराएदार नहीं आया तब अगले माह का खर्च कहाँ से निकलेगा। इस किराएदार की आमदनी का ही तो सहारा था। उन्नावर घबराकर वे ऊपरी मंजिल में आए। खाली कमरे भयावह लग रहे थे। उन कमरों में घूमते हुए, उसकी दीवारों पर हाथ फेरते हुए उन्हें वे दिन याद आ गए जब वह अपने सपनों के इस घर को बनवा रहे थे। इसकी एक एक ईंट उनकी जानी पहचानी थी। इसे बनवाते समय कितने रंगीन सपने देखे थे उन्होंने। दोनों बेटे बड़े होंगे, उनकी शादियां होंगी, नीचे एक बेटा रहेगा और ऊपर एक। कितना अच्छा लगेगा उस वक्त। पूरा घर गुलजार रहेगा। उनका बुढ़ापा चैन से कट जाएगा। ये सब सोचकर कमलनाथ जी वही नंगे फर्श पर बैठ फफक फफक कर रो पड़े। कमलनाथ जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे। नीचे किसी कार के रुकने की आवाज़ आई। आंसू पहुँच वह फुर्ती से उठे और भागकर गैलरी में आए। उनकी बेटी रजनी और अरविंद कार से उतर रहे थे। बेटी दामाद को देखते ही उनका जी हरा हो गया। उनकी बूढ़ी थकी आंखों में जान आ गई। किन्हीं जवानों की इसी तरह वह दौड़ते हुए नीचे आए। राजू अपनी बेटी और जवाई को देखकर अपने आंसू न रोक सकी। माता पिता की दयनीय हालत देख उसका कलेजा मुंह को आ गया। हाय, 3 माह में ही बेचारे कितने कमजोर और बूढ़े दिख रहे थे। रजनी को अपने आंसू रोकना दुश्वार हो गया। उसे तो मालूम ही नहीं था कि बाबा अम्मा यहाँ आ चुके हैं। कल उनसे बात करने के लिए उसने बड़े भैया के घर फोन लगाया था। भाभी से मालूम पड़ा बाबा अम्मा का मन नहीं लग रहा था तो वापस चले गए। रो रो कर रजनी का बुरा हाल हो गया, तो इसलिए मन नहीं लग रहा था। वह बार बार उल्हाना देती। 3 माह में कम से कम 6 बार उसने फोन पर बात की थी। बाबा अम्मा ने एक बार भी इशारा नहीं किया। करते कैसे बेटी। बाबा का गला रुंध गया। जब रहना उन्हीं के संग था, कैसे करते शिकायत। यहाँ आने के बाद भी आपने अपनी बेटी को कुछ नहीं बताया। अब कैसे कहें बाबा, कैसे बतलाएं अपनी दुर्दशा। आज महज 1 रुपया खर्च करने से पहले भी कई कई बार सोचना पड़ रहा है उन्हें। दूध तक तो बंद कर दिया है, सब्जी भी कंजूसी से खाते हैं। कितने आशंकित मन से जी रहे थे वे दोनों।
एक ही चिंता खाए जा रही थी, अगले माह एफडी न तोड़वानी पड़े। अरविंद की तो क्रोध से मुट्ठियां बिछ गई, जेब से मोबाइल निकाल लिया। अभी लताड़ता हूँ दोनों को। रजनी ने रोक दिया। जाने दो, क्या फायदा ऐसे निठल्लों से कुछ कहने का। माता पिता के प्रति थोड़ी भी हमदर्दी होती तो क्या इस तरह व्यवहार करते। अरविंद कसमसा कर रह गया। तभी रजनी रसोई घर में गई। उसने देखा रसोई में ज्यादा कुछ सामान नहीं था। उसने अपने पति को इशारा किया, वह भी सब समझ गया और सामान लेने बाहर निकल गया। बाबा अम्मा से यह सब देख रहे थे। बेटी दामाद का मंतव्य भांपते ही वे संकोच में पड़ गए। दोनों सोचने लगे कि कैसे दिन आ गए हैं, अब उनकी बेटी उनके खाने का खर्चा उठाएगी। इस दिन की कल्पना तो उन्होंने सपने में भी नहीं की थी। बुढ़ापा भी कैसे कैसे दिन दिखला रहा है। शर्मिंदगी से वह व्याकुल हो उठे। तभी अलमारी में 500 रुपये पड़े थे, देने के लिए वह उठकर दरवाजे की ओर लपके। रजनी ने हाथ पकड़कर वापस बैठा दिया। कहाँ भागे जा रहे हो, कहीं रेस लगानी है। बेटी, बाबा का चेहरा एकदम कातर हो गया। दामाद जी पैसे लेकर तो गए ही नहीं, आप भी बाबा। रजनी ने थोड़ा झुंझला कर कहा, क्या अरविंद आपके बेटे नहीं हैं? हैं, क्यों नहीं? लेकिन बेटी जरा सोच, दामाद से यह सब अच्छा लगेगा हमें, और घुट घुट कर मन मार कर रहते हुए अच्छा लग रहा है आपको। रजनी का गला रुंध गया। ये सब पुराने जमाने की बातें हैं बाबा। 3-3 कमाऊं बेटे, जब मुंह मोड़ ले तो क्या बेटी दामाद भी आंख कान बंद करके बैठ जाएं? छोड़ दे माता पिता को लावारिस की तरह। अपने अम्मा बाबूजी को चाय नाश्ता करने के बाद रजनी सभी के लिए खाना बनाने लगी। अरविंद बोला, बाबा अम्मा, अब आप हमारे साथ हमारे घर चलिए, यहाँ अकेले कैसे रहेंगे। वो अम्मा बाबूजी को अपने संग चलने के लिए मनाने लगा। बाबा अम्मा संकोच में पड़ गए। बेटी के घर रहने की कल्पना वह कैसे कर सकते थे। उन्होंने दबे स्वर में अपनी लाचारगी जाहिर की। उनकी मनोदशा समझकर अरविंद ने फिर और जिद नहीं की। वह एक दूसरी योजना पर विचार करने लगा। यदि यह योजना सफल हो गई तो बाबा अम्मा पूरे मान सम्मान से रह सकेंगे। इसमें उसे उनके रवि और रंजना का सहयोग चाहिए था। भोजन करने के बाद वह रवि से मिलने चला गया। 4 माह बीत गए। दोपहर के 12 बज रहे थे। बाबा अम्मा बेहद व्यस्त थे। रिक्शे में बाबा के बड़े बेटे बहू सुमंत और शैलेशा थे। शैलेशा ने अपनी भेदी नजरें चौराहे से ही घर पर गड़ा दी थी। रिक्शा रुकने के साथ ही उसने घर का जायजा ले लिया। बाबा के घर के बाहर ढेर सारे स्कूटर मोटरसाइकिलें खड़ी थीं। अंदर लोगों की चहल पहल। यदि पहले से उसे यह जानकारी नहीं होती कि बाबा ने ढाबा खोल लिया है तो घर पर लोगों की भीड़ देख वह यही समझती कि सास ससुर में से कोई एक खिसक गया है। ईर्ष्या से उसने दांत पीस लिए। पास बैठा सुमंत भी चोर नजरों से सब ताड़ रहा था। पिछले 4 महीनों में एक बार भी दोनों पति पत्नी ने माता पिता की खोज खबर नहीं ली थी। वह तो आज भी नहीं आते, पर किसी रिश्तेदार ने कहा कि तुम्हारे माता पिता इस उम्र में बेटों से अलग रहकर भी क्या मस्त लाइफ जी रहे हैं। ये सुनकर उसे सहसा विश्वास नहीं हुआ था। शैलेशा की तो छाती पर सांप लौट गया था। कैसा कौन सा तीर मारा होगा बुढ़ऊ ने। कहीं मकान बेचकर ऐश तो नहीं कर रहे हैं ये दोनों बुढ़े बुढ़िया। हिस्सा हमारा भी है उसमें। शैलेशा ने तुरंत मोबाइल पर अपने मायके बात की और सारी जानकारियां जुटाने को कहा। 4-5 दिन में उसके भैया ने हैरत अंगेज जानकारियां दी। बाबा ने ऊपरी मंजिल पर दर्जन भर लड़कों का छात्रावास बना दिया।
नीचे मेस चालू कर दी। इन छात्रों के कारण मेस में बीसियों और छात्र आने लगे। रवि रंजना के परिचय की वजह से बिना परिवार के रहने वाले बैंक कर्मी व अन्य लोग भी ढाबा ही खोल लिया बाबा ने। टिफिन सर्विस भी है। 200 से ज्यादा परमानेंट मेंबर बन गए हैं। 200 मेंबर। सुमंत की आंखें आश्चर्य से 2 सेंटीमीटर फैल गईं। यदि प्रति मेंबर कमाई 100 रुपये भी हो तो महीने में 20,000। बाप रे, वह स्वयं महीने के 14,000 कमाता था। शैलेशा गर्दन तान कर रिश्तेदारों में इसका बखान करती थी, मगर बाबा की कमाई तो इस बुढ़ापे में, हाय हाय, उसके अंग अंग में ईर्ष्या की आग लग गई। उसका युवा पुत्र सलील साल भर से अपना व्यापार जमाने का यत्न कर रहा था। 2-3 लाइनें बदल ली थी। सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उल्टे 30-35 हजार रुपयों का घाटा हो गया था। सुमंत स्वार्थी किस्म का आदमी था। वह मन ही मन सोचने लगा, क्यों ना अपने बेटे को बाबा के काम में लगा दूं। बाबा से तो वैसे भी हिसाब किताब सही से नहीं हो पाता होगा और बाबा को भी सहारे की जरूरत पड़ती होगी। उसने तुरंत ये बात अपनी पत्नी को बताई। शैलेशा तो बहुत ही लालची थी। वो दोनों अपने बाबा के पास पहुंच गए थे। रिक्शे से उतर दोनों लोहे के गेट तक आए। अंदर का दृश्य साफ दिख रहा था, जिसे देखकर दोनों हैरान भी थे। बड़े हाल को बाबा ने भोजन कक्ष बना दिया था। देसी ढंग से नीचे बैठकर ग्राहक भोजन ग्रहण कर रहे थे। बाबा की आवाज बाहर तक आ रही थी। बाबा पारिवारिक वात्सल्य से आग्रह कर कर के ग्राहकों को भोजन करवा रहे थे। वे घूम घूम कर पड़ोसियों बैरों को निर्देश भी दे रहे थे। तभी एक नौकर की नज़र सुमंत और शैलेशा पर पड़ी। अंगोछे से हाथ पहुँचता वह इनकी ओर लपका। करीब आकर उसने पूछा, क्या आपको भी भोजन करना है? फिर सूटकेस आदि देख उसने कहा, लेकिन साहब, हमारे यहाँ ठहरने की व्यवस्था नहीं है। ठहरने के वास्ते आपको किसी होटल में। नौकर की बात सुनकर सुमंत का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो बोला, अबे बेवकूफ़, हमें पहचानता नहीं क्या? हम यहाँ के मालिक हैं। मालिक? होठों में बुदबुदा कर वह सिर खुजाने लगा। मालिक तो अंदर बैठे हैं। फिर फूल गोभी के कीड़े की तरह यह कौन एकाएक प्रकट हो गया? सुमंत ने गुर्रा कर उसे सामान उठाने का हुक्म दिया। नौकर अनसुना करके खड़ा रहा। तभी अंदर से बाबा की आवाज़ आई, राजू पानी लाना। बाबा की आवाज़ सुनकर राजू अंदर भागा। सुमंत सामान उठाने का निर्देश देता रह गया। इस अप्रोक्ष अपमान ने सुमंत का चेहरा लाल कर इच्छा हुई अभी अंदर जाकर इस फत्तू को तड़ातड़ 2-4 थप्पड़ जमा दे। तभी उसे ध्यान आया कि फिलहाल गरज उसकी है और यह नौकर बाबा का है। बाबा के नौकरों को डांटने पर बाबा नाराज हो गए तो दोनों बरामदे में आकर ठिठक गए। जूते चप्पल उतार कर वे साइड वाले छोटे कमरे में आए। बाबा ने उसे ऑफिस बना दिया था। कमरे में कोई नहीं था। तभी बाबा अम्मा ने उन्हें देख लिया। बाबा और अम्मा से नजरें मिलाते ही सुमंत और शैलेशा ने अपने होठों पर गज भर की मीठी मीठी आत्मीय मुस्कान बिखेर ली और बेटे ने आगे बढ़कर आदरपूर्वक अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए। बाबा अम्मा मन ही मन मुस्कुरा दिए। बहुत मान सम्मान उमड़ रहा है, शैलेशा सोच रही थी। बुढ़े बुढ़िया तो मस्त जिंदगी जी रहे हैं। वैसे उन्होंने सुमंत और शैलेशा को रिक्शे से उतरते ही देख लिया था। जानबूझकर वे अपने आप को व्यस्त दिखलाते रहे। उनके प्रणाम करने पर बाबा अम्मा ने भाव शून्य चेहरे से आशीर्वाद दिया। दोनों से हाल चाल पूछने के बाद कमलनाथ जी अपने काम में व्यस्त हो गए और हाल में चले गए। आज अपने ही घर में सुमन शैलेशा
अजनबी से महसूस कर रहे थे और अचानक शैलेशा को वो दिन याद आ गए जब बाबा अम्मा उसके घर रहने के लिए आए थे। दोनों बूढ़े इंसान अपने ही पुत्र के घर में किस तरह टुकुर टुकुर बेबसी से अपने आप में सिमटे दुबके रहते थे। सुमंत जब भी अपने माता पिता को देखता तो उन्हें सिर्फ धरती का बोझ बोलता था। कभी भी अपने माता पिता से ठीक से बात नहीं करता था। 3-4 मिनट बीत गए। बाबा अम्मा नौकर किसी ने भी उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार सुमंत अम्मा के पास गया। अम्मा, हम दूर का सफ़र करके आए हैं तो ऊपर जाकर फ्रेश हो जाते हैं। बेटा, ऊपर तो कॉलेज के लड़के रहते हैं, अभी उनकी परीक्षाएं चल रही हैं। अम्मा ने राजू को इशारा किया। राजू उन्हें किचन के बाजू वाले कमरे में ले गया। 4-5 माह पूर्व जब बाबा अम्मा सुमंत के घर रहने गए थे, शैलेशा तो किचन में झांकने भी नहीं आती थी। बेचारी अम्मा ही रसोई में सभी लोगों का खाना बनाने में घुटती रहती थी और आज शैलेशा को अम्मा के घर के रसोई में जाने की बहुत जल्दी हो रही थी। आधे घंटे में नहा धोकर वह रसोई में पहुंच गई। अम्मा जी उस वक्त वहां 2 नौकरों से टिफिन भरवा रही थी। शैलेशा बिना कहे नौकरों के संग काम में जुट गई। अम्मा जी ने इनकार भी किया कि यहाँ का काम तुम्हें समझ नहीं आएगा, मगर शैलेशा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया और सुगड़ बहू की तरह सास के काम में हाथ बटाती रही। भोजन बनाने वालियों के साथ भोजन बनाने में उसे थोड़ा भी संकोच नहीं हो रहा था। अम्मा मन ही मन मुस्कुराकर स्टोर रूम की तरफ चली गई। रसोई में काम करते समय अचानक उसके कान खड़े हो गए। बाहर से सुंदर और किशोरी की आवाज़ आ रही थी। देवर देवरानी की अचानक आवाज़ सुनते ही वह चौंक पड़ी। तुरंत गर्दन उचकाकर गलियारे में झांका। सुंदर और किशोरी बतियाते हुए गलियारे में आ रहे थे। उनको देख शैलेशा सकते में आ गई। ये दोनों भला क्यों आए? कहीं इनकी भी कोई प्लानिंग तो नहीं है? इनके अंकित से इसी वर्ष ग्रेजुएशन किया है। आशंका से शैलेशा की सांस जहाँ की तहाँ थम गई। अब तो देवर और देवरानी उसे अपने दुश्मन नंबर 1 नजर आने लगे। तभी वहाँ काम करने वाली एक औरत ने बताया कि आपकी देवरानी और देवर भी यहाँ आए हुए हैं। क्या आपको नहीं पता? किसी काम से बाहर गए हुए थे। सुनते ही शैलेशा का तनाव बढ़ गया। वो मन ही मन सोचने लगी, कहीं इन दोनों की भी तो कोई प्लानिंग नहीं है। इनका बेटा भी तो होटल का कोई कोर्स कर रहा है। कहीं अपने बेटे के लिए तो नहीं आए हैं ये? कल शाम से आई है। क्या बात हो सकती है? पता लगाना पड़ेगा। पता नहीं कौन कौन सी पट्टी पढ़ा दी होगी इसने अम्मा बाबूजी को। बाबा अम्मा शायद इसी वजह से कुछ खिंजे से थे। शैलेशन के लिए फिर एक पल ठहरना भी दुश्वार हो गया। वह देवर देवरानी से मिलने का बहाना बनाकर तुरंत किचन से बाहर आई। उसे यूं एकाएक प्रकट हुआ देख सुंदर और किशोरी बुरी तरह सकपका गए। अरे भैया भाभी, आप भी यहाँ आए हुए हैं? हमें तो कुछ बताया ही नहीं। अम्मा बाबूजी ने कहीं बाबा से कोई सांठ गांठ तो नहीं कर ली है भैया ने? आशंका से अनंत की खोपड़ी में खतरे के सायरन बजने लगे। उसी समय सुमंत नहा धोकर कमरे से निकला। अपने छोटे भाई को भी वह देखकर उसकी भी भौं चढ़ गई। यह सुंदर का बच्चा यहाँ क्यों आया है? मेरी योजना में कहीं पलीता ना लगा दे। दोनों भाई एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। दोनों एक दूसरे को देख खुश नहीं थे। दोनों को एक दूसरे की उपस्थिति खल रही थी। अपने मन की दुर्भावनाओं को छिपाकर वे मुस्कुराते हुए मिले जरूर, मगर अंदर ही अंदर वे अपने जाल बुनने लगे। दोपहर का 1 बज गया। वे सब भोजन करने बैठे।
खाते हुए सुमंत का ध्यान बार बार घर की तरफ जा रहा था। बाबा ने तो घर का नक्शा ही बदल दिया था। बाबा का स्टैंडर्ड काफी ऊंचा हो गया था। पहले तो घर में एक भी फोन नहीं था। बाबा बोलते, बंद घर में फोन रख कर क्या करूँगा। और आज उनके पास दो दो फोन थे, मोबाइल भी था। उनके फोन लगातार घनघना रहे थे। बाबा के यहाँ लंच पैक की सुविधा भी थी। अधिकांश फोन उसी के लिए आ रहे थे। खाना खाते हुए सुमंत मन ही मन हिसाब लगाने लगा। बाबा कम से कम 1000 रुपया रोज छाप रहे थे। खाना खाने के दौरान बाबा ने वहीं पर काम करने वाले सुमित को बैंक भेज दिया था। उसके साथ ऊपर छात्रावास में रहने वाला रोहन भी था। जब तक इनका भोजन होता, सुमित बैंक से 60,000 रुपये लेकर आ गया। बाबा ऑफिस में आए। थोड़ी देर में 3 व्यापारी आ गए। बाबा ने पहले ही फोन कर दिया था। सुमित ने उन व्यापारियों का हिसाब निकाला। कोने की एक कुर्सी पर बैठा सुमंत यह सब देख रहा था। घी तेल के व्यापारी को बाबा ने करीब 16,000 रुपये का भुगतान किया। सुमंत फटी फटी आंखों से देखता रह गया। वो सिर्फ महीने के 14,000 यानी उसकी पगार से ज्यादा रुपये का भुगतान बाबा एक एक व्यापारी को कर रहे थे। और यह भुगतान मात्र 19 दिनों की सप्लाई का था। सुमंत का कंठ सूख गया। वो यह देखकर हैरान था, इस उम्र में उसके बाबा ने कितनी तरक्की कर ली थी। उसने चापलूसी करते हुए अपने पिता की तारीफ की। बाबा हौले से मुस्कुरा दिए। सब दामाद जी की कृपा है। मेरे दामाद अरविंद ने ही दिया था इसका आइडिया कि बाबूजी आजकल बहुत से मकान मालिक छात्रों को अपने घरों में रहने के साथ साथ भोजन की सुविधा भी देते हैं। घर जैसा माहौल, घर जैसा भोजन, छात्रों की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह होती है। बाबा आप भी ये कर सकते हैं। और फिर मैं और रजनी आपके साथ हैं। उन्होंने मुझे यही करने की सलाह दी। बाबा बहुत हिचकिचाए कि भला इस बुढ़ापे में वे इतनी भाग दौड़ कैसे करेंगे। उनकी बेटी रजनी ने मुस्कुराते हुए आश्वासन दिया कि सब हो जाएगा बाबूजी। तभी अरविंद जी बोले, आप बस मैनेजमेंट संभाल लेना। इधर उधर भाग दौड़ कर उसने 12 कॉलेज छात्रों का चयन किया। यह छात्र अभी तक छोटे छोटे से एक एक कमरे में रह रहे थे। बाबा के घर उन्हें अच्छा खुला माहौल मिला। मनोरंजन के लिए नीचे बाबा के पास टीवी देखने आ जाते। छात्रों के चयन में अरविंद ने विशेष ध्यान रखा। 4 छात्र मेडिकल के थे। जरूरत पड़ने पर वे बाबा और अम्मा को डॉक्टरी सहायता भी तुरंत उपलब्ध करवा देते। कुछ छात्र कॉमर्स कॉलेज के थे। उनका कॉलेज सुबह रहने से घर में दिन भर चहल पहल रहती थी। मेस के लिए अरविंद ने 2 भोजन बनाने वाली बाइयों का इंतजाम कर दिया। अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, लेकिन शुरू से ही वो खाना बहुत अच्छा बनाती थी, तो वो बस मसाले निकालने और खाने में छौंक लगाने आदि का काम ही करती थी। बाकी रसोई का काम दोनों बाइयाँ संभालती। शुरू में यहाँ सिर्फ 15 छात्र थे, लेकिन उनके साथ जो आता उसे यहाँ का खाना बहुत पसंद आता था और वो जिद करते कि हमें भी यहीं रहने का कुछ बंदोबस्त करें। उनके अनुरोध के आगे बाबा अम्मा को झुकना पड़ा। छात्र बढ़ते गए और काम बढ़ता गया। रजनी इस बीच वहाँ से जा चुकी थी। कमरे में बाबा के अलावा और कोई नहीं था। सुमंत असली मुद्दे पर आया। बातों की एक योजना बना उसने अपनी नजरें बाबा के चेहरे पर गड़ा दी। अकेले इतना सारा काम संभालने में आपको दिक्कत आती होगी। कोई दिक्कत नहीं, बाबा ने बात पूरी होने के पूर्व ही काट दी। ऊपर रहने वाले सभी लड़के उन दोनों का बहुत ध्यान रखते थे, अपने दादा दादी की तरह।
बाबा अम्मा की सेवा करते थे। उन लड़कों के कारण ही बाबा की मेज का कारोबार बढ़ता गया था। बाबा उनसे खाने रहने का आधा पैसा लेते। लड़के भी उन्हें दिलो जान से चाहने लगे थे। बाबा अम्मा को इस उम्र में और क्या चाहिए था। शक पकाए सुमंत ने कुछ कहते नहीं बना। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद उसने एक बार फिर गोटी फेंकी। लेकिन बाबा, रुपयों का लेन देन, हिसाब किताब, इन कामों के लिए घर का व्यक्ति होना जरूरी है। रंजना है ना, फिर उसका पति रवि भी सहयोग करता है। मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। क्या मतलब? सुमंत ने शंका का तीर छोड़ा। आप हिसाब किताब कभी चेक ही नहीं करते, क्या जरूरत है? अरविंद और रवि दोनों स्वयं ही बैंक में बड़े बड़े हिसाब देखते हैं। फिर भी बाबा, आखिरकार रवि एक पराया है। कौन कहता है कि वह पराया है? बाबा ने अपनी कठोर नजरें उसके चेहरे पर गड़ा दी। इस बुढ़ापे में मुझे किसने सहारा दिया? उसी ने तो। बाबा की आंखें सुलगने लगी। 2-3 क्षणों की खामोशी के बाद उन्होंने रूखे स्वर में कहा, तुम लोग क्या सोचते हो यह सारा कारोबार मैंने जमाया है? मैं मेहनत और भागदौड़ की है। वे सुमंत को गुस्से में देख रहे थे, फिर बोले, सिर्फ स्कीम बना देने से कोई कारोबार सफल नहीं हो जाता। उसके लिए पूंजी लगती है, मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ती है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं थे। इस उम्र में रसोई का इतना सारा सामान रोज रोज कैसे ले आता? रोज सवेरे सब्जी ले आता, काम वालों का इंतजाम कर लेता। और बाबा ने अपने जवाई अरविंद की तारीफ करते हुए बताया कि उसने जब रवि को योजना बताई तो रवि तुरंत तैयार हो गया। वह बाबा अम्मा की सेवा जान देकर भी करना चाहता था। बैंक से ताबड़तोड़ लोन दिलवा दिया। रवि ने ही खाना बनाने वाली को भेजा। रवि के बैंक में सैकड़ों व्यापारियों के खाते थे। थोक व्यापारियों के यहाँ से घी, तेल, अनाज, मसाले सब आ जाते। सब्जी मंडी के दलालों व व्यापारियों से भी रवि की बहुत अच्छी जान पहचान थी। इस कारोबार को सही तरीके से जमाने के लिए रवि ने बैंक से भी छुट्टी ले ली थी। बस इस कारोबार में लगा रहता। इस कारोबार में दोनों पति पत्नी रवि और रंजना ने बहुत मेहनत की है। फिर क्यों ना विश्वास रखूं इन दोनों पर। बाबा फिर बोले, सुमन, तुम मुझे बताओगे कि अपने और पराई क्या होते हैं? अरे तुम सगों ने तो हमें खाली हाथ अपने अपने घरों से भगा दिया था। यह रवि ही है जिसने हमें संभाला। हमारा असली बेटा तो यही है। और तुम दोनों कान खोल कर सुन लो, हमारे कारोबार का आधा भागीदार भी रवि है। तुम्हें इस कारोबार में से कुछ नहीं मिलेगा। सुमन और सुंदर सिर झुकाए बैठे रहे। आज उनकी हिम्मत अपने बाबूजी के सामने बोलने की नहीं हो रही थी। अपने बाबूजी की बातें सुनकर उन्हें अपने आप पर शर्म आ रही थी। अपनी खुदगर्जी के कारण जो अंधेरा उन्होंने अपने असहाय वृद्ध माता पिता के जीवन में कर दिया था, उसकी कालिमा कलंक बनकर उनके ही चेहरों पर पुत गई थी। दोनों बेटे अपनी बनाई हुई योजना के साथ अपने अपने घरों को वापस लौट गए। इस कहानी को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। क्या कमलनाथ जी ने सही निर्णय लिया? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।